एक तरफ देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में ब्लैक फंगस के अटैक ने चिंता और बढ़ा दी है। म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मामले गुजरात में सामने आए हैं, जबकि अब ये महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा तक अपनी पहुंच बना चुका है। दरअसल म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस बेहद दुर्लभ संक्रमण है। ये म्यूकर फफूंद के कारण होता है, जो आमतौर पर मिट्टी, पौधे, खाद, सड़े हुए फल और सब्जियों में पनपता है। नीति आयोग के अनुसार अब तक कोविड-19 के कई मरीजों में फंगल इन्फेक्शन की शिकायत देखी गई है। इस फंगल इन्फेक्शन को ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। ये फंगस यानी कि फफूंद अक्सर गीले सरफेस पर ही होती है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार ब्लैक फंगस की पहचान इसके लक्षणों से की जा सकती है। इसमें नाक बंद हो जाना, नाक, आंख के आसपास दर्द, लाल होना, बुखार, सिर दर्द, खांसी, सांस फूलना, खून की उल्टियां, मानसिक रूप से अस्वस्थ होना और कंफ्यूजन की स्थिति शामिल है। ये कोरोना वायरस के उन मरीजों पर सबसे ज्यादा अटैक कर रहा है जिनको शुगर की बीमारी है। ये इतनी गंभीर बीमारी है कि मरीजों को सीधे आईसीयू में भर्ती करना पड़ रहा है। ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मामले गुजरात में सामने आए हैं। अब तक गुजरात में 100 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। गुजरात के अलावा अब ब्लैक फंगस धीरे धीरे दूसरे राज्यों में पैर पसार रहा है। गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान जयपुर में ब्लैक फंगस के 14 मामले सामने आए। महाराष्ट्र सरकार ने मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों को ब्लैक फंगस के उपचार केंद्र के रूप में इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है, जबकि मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के 50 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इनमें से 2 की मौत हो चुकी है। तेलंगाना में ब्लैक फंगस के 60 नए मामले सामने आए हैं। आईसीएमआर के अनुसार कोरोना वायरस से ठीक हो चुके लोगों को हाइपरग्लाइसीमिया पर नियंत्रण करना जरूरी है। डायबिटिक मरीजों को ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते रहना चाहिए। स्टेरॉइड लेते वक्त सही समय, सही डोज और अवधि का ध्यान रखना चाहिए। ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान साफ पानी का इस्तेमाल करें। अगर मरीज एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल का इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें भी सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना मरीज साफ सफाई का खास ख्याल रखें और रोजाना नहाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही धूल वाली जगहों पर मास्क जरूर लगाएं। गार्डनिंग या मिट्टी में काम करते वक्त जूते, हाथों पैरों को ढकने वाले कपड़े और ग्लव्स जरूर पहनने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर।
टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के कहर की। ब्लैक फंगस चिकित्सकों के अनुसार कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि अब अचानक इसके केस बढ़ते जा रहे हैं और केसेस के साथ साथ जो इसके दुष्प्रभाव जो पड़ता जा रहा है बॉडी पे, ब्लाइंडनेस या दूसरे इसके कारण सामने आ रहे हैं, वो बड़ा चिंता का विषय है। डेली ऑपरेट करने पड़ रहे हैं केसेस, पहले बहुत कम केसेस थे ऐसे, तो यही एक बड़ा चिंता का विषय है। जन टीवी चाहती है कि दर्शकों तक वो बात पहुंचे कि आप इससे बच कैसे सकते हैं, और अगर कहीं सिम्टम दिखाई देते हैं तो आपको करना क्या है। एक रोज भी हमने सीरीज चलाई थी। आज हमारे साथ विशेषज्ञों का एक पूरा पैनल है हमारे साथ में। डॉक्टर तरुण ओझा इस वक्त जयपुर एक ओटी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सारिका वर्मा हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ी हैं। डॉक्टर विजय गुप्ता जी एसोसिएट प्रोफेसर हैं मेडिकल कॉलेज उदयपुर में, वो हमारे साथ उदयपुर से जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। विजय गुप्ता जी। हाँ सर। यस सर। बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं कि आंखों की रोशनी चली गई ब्लैक फंगस के कारण। ऐसा पहले भी हुआ है या कोविड के दौरान ये सब कुछ हो रहा है? पहले भी हुआ है, इन दिनों केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि कोविड के अंदर। जी कंटिन्यू करिए, आपको आवाज आ रही है, हम तक आवाज पहुंच रही है सर, कंटिन्यू करिए। क्योंकि कोविड के अंदर स्टेरॉइड पेशेंट को दिया जाता है जब वो थोड़ी सीवियर स्टेजेस में होता है, और स्टेरॉइड देने की वजह से बढ़ जाती है और उस वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन, इस वजह से कोविड के अंदर केसेस जी मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास में। डॉक्टर तरुण ओझा जी के पास में जाना चाहूंगा, जो इस वक्त ओटी में भी है और जो हमें जानकारी मिल रही है ब्लैक फंगस के ही एक मरीज का ऑपरेशन भी कर रहे हैं इस वक्त वो। डॉक्टर साहब, किसी पेशेंट के लिए अगर कोई प्रारंभिक रूप से जानना भी चाहे कि हाँ उसको ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन के ये कहें कि अलार्मिंग स्टेज है या वार्निंग दे रहा है, तो कैसे पता लगेगा उसको कि हाँ बिल्कुल मेरे को वो स्टेज पे मैं जा रहा हूँ? देखिए, जो अभी ये ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस का कहर, अभी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, कंटिन्यू करिए सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो ये जो इस समय एकदम से केसेस बढ़ गए हैं, इसमें सबसे प्रमुख कारण तो यही है कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। जो स्टेरॉइड पहले जुडिशियली यूज किया जा रहा था, वो स्टेरॉइड अभी शुरू से ही जैसे ही पता लगता है कि फीवर आया और लोगों ने स्टेरॉइड अपने आप ही सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर दिए। प्रेस्क्रिप्शंस डॉक्टर्स के बात किए बिना ही मोबाइल्स पे घूम रहे हैं। एक ही प्रेस्क्रिप्शन 100 लोगों के पास जा रहा है, लोग आपस में ही बात करके एक दूसरे को दवाइयां दे रहे हैं। अब जब हम यूज करते हैं तो स्टेरॉइड्स को बड़ा प्रॉपरली तरीके से यूज करते हैं, और जब जरूरत होती है तभी यूज करते हैं, एक बात। दूसरा, म्यूकरमाइकोसिस तो एयर में भी है और हमारे नाक में भी कॉमन सेल की तरह रहता है। जहां उसको कमजोर बॉडी मिलती है, रेजिस्टेंस वीक मिलता है, वहीं वह ग्रो करने लग जाता है। वेंटिलेटर्स भी इसका एक कारण हो सकते हैं, और इसके अलावा एक दवाई है टॉसिलिजुमाब, उसका यूज भी इस फंगस को ग्रो करने में मदद करता है। इसके अलावा जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है उसमें एक आयरन बॉडी में काफी फ्री हो जाता है, और उस आयरन पे और हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट्स पर ये फंगस ग्रो करता है। अच्छा, अब हम ये जानना चाहेंगे कि अगर इसे शुरुआती अवस्था में पकड़ लिया जाए और इसके लिए सचेत हो जाए जी, तो सिम्टम्स तो इसके ये हैं कि नाक में एक तो सूखापन आने लग जाता है, ड्राइनेस होने लगती है, और पपड़ी जमने लगती है, क्रस्टिंग, एक्सेसिव क्रस्टिंग होने लगती है। और उसके बाद आंखों के मतलब चेहरे में एक तरफ पेन होने लग जाता है, जनरली एक तरफ, दोनों तरफ भी हो सकता है, पर एक तरफ चेहरे पे गालों में पेन होने लग जाता है। उसके बाद आंखों में, आंखों के चारों तरफ पेन होने लग जाता है, और फाउल स्मेल सी कंडीशन एक नोज में बन जाती है, और बलगम आने लगता है, और आंखों में काफी सूजन आ जाती है, और अगर लंबे समय तक रुकते हैं तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तो अर्ली स्टेज में तो इसको ऐसे ही पकड़ा जा सकता है कि पेशेंट है कोविड का और स्टेरॉइड्स पर है और शुगर अनकंट्रोल्ड है
और साथ में नाक में सूखापन, क्रस्टिंग आ रही है शुरुआती अवस्था में, तो उसे वहीं पे रोका जा सकता है। जी, वापस आ रहा हूं डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर सारिका वर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। मैं डॉक्टर साहब, स्टेरॉइड्स की बात अभी ओझा साहब ने बताई है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये इस वक्त बहुत जरूरी भी होता है कि अगर किसी को लग रहा है कि लंग्स में इन्फेक्शन चला गया तो उसे स्टेरॉइड्स देना जरूरी होता है। बीमारी के लिए वो स्टेरॉइड्स हो सकता है कि एक दूसरे से वो कहे, आम भाषा में इसे कहते हैं कि टकराते हैं, तो उससे थोड़ा उसका जो बल होता है वो डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन अगर किसी को जरूरी नहीं है फिर स्टेरॉइड्स दिए जा रहा है, तो वो हार्मफुल हो सकता है, या फिर हार्मफुल है ही अगर स्टेरॉइड्स दे रहे हैं तो? देखिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो माइकोसिस या ब्लैक फंगस में है वो डायबिटिक्स, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में होती है। अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी नॉर्मल है तो आपको म्यूकोरमाइकोसिस से कोई रिस्क नहीं है। जैसे डॉक्टर ओझा ने कहा ना, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक जिनकी ब्लड शुगर 300-400 पहुंच जाती है, तो फिर अगर ऐसे पेशेंट में स्टेरॉइड दिया जाए बिना डॉक्टर के नॉलेज के, और मैं जानती हूँ कई पेशेंट ऐसा कर रहे हैं, किसी का भी प्रिस्क्रिप्शन उठा के मेड्रोल की गोलियां चालू कर रहे हैं, ये जो है ये डेंजरस होएगा। तो ये स्टेरॉइड जो है इट्स अ टू एज स्वॉर्ड। अगर सही समय पे दिया जाए और सही ड्यूरेशन के लिए दिया जाए तो ये जान बचा सकता है। लेकिन अगर एक डायबिटिक पेशेंट को दिया जाए जब उसकी शुगर ऑलरेडी 300-400 है, और उसमें अगर हम लोग स्टेरॉइड देते हैं वो भी हाई कॉन्सेंट्रेशन में, बिना डॉक्टर के नॉलेज के, बिना इंसुलिन दिए, तो फिर ये बहुत रिस्की हो सकता है। तो म्यूकोरमाइकोसिस इज अ डिजीज ऑफ द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है। मैं जानती हूँ अभी ये मतलब इट्स नॉट एज इफ बहुत ज्यादा हजारों की संख्या में ऐसे केसेस नहीं हुए हैं। अभी पिछले दिनों 54 या 58 केसेस ही पूरे भारत में डेथ्स हुई है म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से। हैविंग सेड दैट, इट इज अ डेंजरस इन्फेक्शन। इसके जो डेंजरस लक्षण है वो है सर में दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना, और विजन में चेंज आना, जैसे आपको दो दुखने लग जाए, और नाक से जो है हल्का हल्का ब्लड स्टेन डिस्चार्ज। ये 4 लक्षण है जब अगर किसी डायबिटिक पेशेंट में, अनकंट्रोल डायबिटिक या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में ये 4 या 5 लक्षण आए, तो आप ईएनटी के पास जाएं, वो एक एंडोस्कोपी करेंगे, नाक में देखेंगे कि कोई चेंजेस तो नहीं है, और एक एमआरआई किया जाता है, गैडोलिनम एनहांस कॉन्ट्रास्ट एमआरआई। ये दो ही चीजें हैं जो डायग्नोस्टिक होती हैं। अगर ईएनटी को लगता है कि वहां पर कुछ क्रस्टिंग हो रहा है तो उसका बायोप्सी लेते हैं, और उसकी ग्रोथ में फंगस अगर मिल जाए तो फिर इमीडिएटली ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। इसका ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है, इंजेक्शन दिए जाते हैं एम्फोटेरिसिन बी के, और ये लंबे समय के लिए चलते हैं, तो इसका जो है खर्चा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। इवन अगर सर्जरी स्टेज जब आती है तो हम सर्जरी में तो पूरा एक्साइज जितना डिब्राइडमेंट करते हैं, जो अंदर साइनसेस में जहां जहां ये फंगस होता है उसको क्लियर किया जाता है, लेकिन मेन इसका ट्रीटमेंट जो है एक इंजेक्शन है जो एम्फोटेरिसिन बी कहलाता है। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव डोजेज, और ये कम से कम 2.5 से 3 महीने देना पड़ता, कम से कम 3 हफ्ते तो आपको आईवी देना ही पड़ता है, और वो भी हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर। इसमें ईएनटी, आई, न्यूरोलॉजिस्ट और जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं, ये चारों डॉक्टर का रिक्वायरमेंट होता है। तो ट्रीटमेंट इज एक्सपेंसिव, लेकिन डिस्पाइट द बेस्ट ट्रीटमेंट 50% पेशेंट्स की फिर भी जान जा सकती है। तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स में बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये हम गुजारिश भी करेंगे सभी दर्शकों से कि अगर कहीं किसी भी बात एक की ब्लैक फंगस की नहीं है, अगर दूसरा भी कोई सिम्टम आपको कहीं भी दिखा रहा, चाहे वो कोविड का ही हो, आप किसी ऐसे पर्चे पर यकीन नहीं करें जब तक आपका चिकित्सक आपको सलाह ना दे, क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही है इस वक्त। ब्लैक फंगस भी उनमें से एक है। कोविड में कोई सोच रहा है कि नेगेटिव रिपोर्ट है, लेकिन पता लगता है लंग्स में इन्फेक्शन आ जाता है। तो वो सारी चीजें डॉक्टर की सलाह पे ही ले। डॉक्टर विजय गुप्ता जी के पास जाना चाहूंगा। सर, आई से जुड़ा हुआ कोविड के साथ में कुछ और भी किसी तरह के ब्लैक फंगस के अलावा भी कुछ और चीजें सामने आ रही हैं कि हाँ, हमें वहां भी केयरफुल रहने की आवश्यकता है? कोविड के डायग्नोसिस में कई बार आईवीयू जो है वो एक लक्षण है कि अगर किसी पेशेंट के आईवीयू है तो थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए कोविड के लिए। इसके अलावा जो ब्लैक फंगस है, म्यूकोरमाइकोसिस है, तो इसमें जो अगर माना स्कार बनता है, वहाँ पे नेक्रोसिस होता है, तो आई को तक पहुंचता है, तो आई डिसाइड भी करना पड़ता है। इसके अलावा पेशेंट को पता, उस कंडीशन में पेशेंट को पता नहीं चलेगा उसका विजन है, तो
लाइसेंस इनके पास आए। तो अदरवाइज जो है ये पहले नेजल कैविटी में स्टार्ट होता है और फिर आगे। जी डॉक्टर साहब विजय गुप्ता जी, आपकी थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र अग्रवाल साहब भी जुड़ गए हैं इस वक्त, जो पहले भी एक बार हमारे साथ ब्लैक फंगस पे चर्चा कर चुके हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। वीरेंद्र अग्रवाल साहब सुन पा रहे हैं मुझे? आपका सर म्यूट है सिस्टम, वहां से अनम्यूट करिए उसे। चलिए, मैं डॉक्टर तरुण ओझा जी के पास जाना चाहूंगा एक बार फिर से। सर, अभी अगर पोजीशन की बात करें, आज मुझे जहां पता भी लगा है कि एक ब्लैक फंगस से को डेथ भी हुई है, डायबिटिक पेशेंट था, और अभी जो स्थितियां हैं कि रेगुलर केसेस को ऑपरेट करना पड़ रहा है। पहले में और अब में कुछ अंतर है कि अब केस अचानक बढ़ गए हो, पहले कम हो, ऐसा कुछ है सर? बिल्कुल है सर। अभी तो जो अभी बात चल रही थी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज और इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, इसकी वजह से केसेस का सडन सर्ज आया है। पिछले 7 दिन में हमारे यहाँ 9 केसेस ऑपरेट हुए हैं और अब तो 5 केस एडमिट हैं अभी, जिनके वन एग्जामिनेशन, जैसा कि अभी सारिका जी ने बताया था, एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन में ब्लैक स्टेनिंग है नेजल कैविटी में, नाक के अंदर। तो और दूसरा क्या है, सडन म्यूकरमाइकोसिस की विशेषता है, बहुत तेजी से बढ़ता है और आसपास के ऑर्गन्स को एक तरह से खाने लग जाता है। तो जितना जल्दी इसके लिए इंटरवेंशन हो उतना अच्छा है। हम लोग एंडोस्कोपिक डिब्राइडमेंट करते हैं, ओपन अप्रोच से भी कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल स्टार्ट हो जाना चाहिए, और नहीं तो फिर ब्लाइंडनेस की पॉसिबिलिटी रहती है, वहां से ब्रेन में जा सकता है, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस होके और पेशेंट की डेथ होने की पूरी संभावना रहती है। इवन ट्रीटमेंट के बाद भी बड़ा मुश्किल होता है बचाना। जी, ये एक तरह का इन्फेक्शन कह सकते हैं इससे भी, ये जिसकी बॉडी में आया है उसी को ही ये नुकसान कर सकता है, या फिर इसका इन्फेक्शन दूसरों में भी जा सकता है? हाँ, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होस्ट मतलब जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है किसी भी वजह से, बीमारी की वजह से, स्टेरॉइड्स की वजह से, या फिर ये टॉसिलिजुमाब या और कोई दवा, कैंसर के पेशेंट्स हैं, या फिर रीनल फेलियर, या जिनके किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, इस तरह के पेशेंट्स हैं, तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज तो होना ही चाहिए। अदरवाइज भी कुछ लोगों के हो सकता है, लेकिन अधिकतर उन्हीं लोगों के हो रहा है जो कि जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कमजोर हो चुकी है। जी डॉक्टर वीरेंद्र अग्रवाल साहब, आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? हाँ, सुन पा रहा हूँ, बताओ। जी जी सर, हम पहले भी एक बार ब्लैक फंगस को लेकर के चर्चा कर चुके हैं, आज फिर क्योंकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं इसके, और आपके पास में कुछ आ रहे हैं जिसकी हिस्ट्री थोड़ी डिफरेंट हो, क्योंकि अभी डॉक्टर तरुण ओझा जी हमारे साथ जुड़े हैं जो इस वक्त ऑपरेट भी कर रहे हैं एक पेशेंट को, और कुछ हिस्ट्री अलग आ रही है सर आप लोगों के पास में भी आई में? आप जो बात कह रहे हैं मैंने पहले भी बताया था कि मेजोरिटी पेशेंट्स को जो प्रॉब्लम चालू हो वो पहले नाक में या गले में होती है, और वहां से अगर वो टाइमली नहीं पकड़ा जा सके या मालूम नहीं चल सके और ट्रीटमेंट नहीं हो पाए तो वो आंख में बढ़ता है। सबसे पहले आंख से शुरुआत हो, ये बहुत रेयर चीज है। अभी तक हमने कोई केस ऐसा देखा नहीं है जिसमें कि नाक और गले में नहीं और सीधा आंख में आया हो। सबसे पहले वो नाक और गले में आता है और वहां से वो फिर धीरे धीरे अंदर ही अंदर ग्रो करता रहता है। और आंख के, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि जो हम आंख बाहर से देखते हैं, ये आंख का एक संरचना ऐसी है कि बाहर हड्डियों का एक खोल होता है, उस हड्डियों के खोल में आंख होती है, उसके आसपास की मसल्स होती हैं जो उसको चलाती हैं, हिलाती हैं, ऊपर नीचे करती हैं, कुछ फेट होता है, और उस जगह पे वो हड्डी को इरोड करते हुए आंख के ऑर्बिट में आता है। मतलब नाक से या गले से वो जब ऊपर आता है उसके बाद फिर आई में उसके नुकसान शुरू होते हैं, क्योंकि वो मसल्स को इन्वॉल्व करता है तो व्यक्ति को डबल दिखने लगता है। वो अगर उसकी नर्व को इरोड करता है तो उसकी नजर को डायरेक्टली नुकसान होता है। अगर उसकी खून की नलियां बंद होने लगती हैं, खून सप्लाई बंद होने लगती है, तो नजर को सडनली नुकसान होता है। इसके साथ साथ अगर वो आंख में उस तरफ जाने के बजाय बाहर की तरफ आता है तो पलकों में सूजन आती है, आंख में आप ऐसा लगेगा कि आंख जैसे बाहर आ रही है, प्रोप्टोसिस जिसे हम कहते हैं, आंख सीधा निकलकर बाहर आने लगती है, बाहर बल्ज हो जाती है।
पलकें सूज जाती हैं। बहुत कम लोगों में ऐसा होता है कि कोई दर्द होगा या कोई और तकलीफ होगी जिससे कि पहले मालूम किया जा सके कि ब्लैक फंगस होगा। काफी फोन कॉल्स हमारे पास आ रही हैं कि साहब मेरे को आंख में ब्लैक फंगस शुरू तो नहीं हो गया है। तो उन सबको हम ये कहते हैं कि सबसे पहले अपना ENT चेकअप, शुगर चेकअप कराओ, शुगर कंट्रोल रखो, फिजिशियन ने कोई ट्रीटमेंट बताया है तो उसको फॉलो करो। यहाँ मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है वो ठीक हो गए हैं, अगर उनको किसी भी तरह की तकलीफ कोरोना से ठीक होने के बाद नाक में महसूस हो रही है, मतलब नाक वाले हिस्से में या साइनस वाले हिस्से में या उसके आसपास दर्द है, सूजन है, या नाक के जो अपन बात करते हैं जोड़ वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर कुछ काला काला दिख रहा है, या हम नाक को थोड़ा अंदर देखना चाहें तो वहां पे कोई ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं क्या, मतलब कि चमड़ी का रंग काला होने लग गया है, तो वो सबसे पहले साइन है जब पता लगेगा। उसके बाद उसको जैसे कोरोना में सूंघने की दिक्कत आई थी, इस तरह से और चीजों की दिक्कत आ सकती है। अगर ऐसा ही गले में है तो उसको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, गले में सूजन होने से खाना खाने में दिक्कत आ सकती है, या उसको उल्टी हो सकती है जिसमें कि ब्लड भी आ सकता है, या जब कभी भी छींक आए उसमें ब्लड आ सकता है। इसका मतलब है कि नाक में या गले में कोई हिस्सा है जहां पर अल्सरेशन है, घाव है, और उस घाव वाले हिस्से से ब्लड आ पा रहा है। तो ये चीज ध्यान देने की सबसे इम्पोर्टेंट है, और पैनिक होने से काम नहीं चलेगा। ये बीमारी ठीक की जा सकती है अगर टाइमली पता लग जाए। जी सर, मैं लौटूंगा आपके पास में, डॉक्टर सारिका के पास में जाना चाहूंगा एक बार। डॉक्टर साहब, ऐसे भी कुछ केसेज आए सामने, जैसे ये होता है कि हार्ट के पेशेंट हैं या कोई दूसरे पेशेंट हैं, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। इस तरह की कोई हिस्ट्री है इसमें ब्लैक फंगस में? समझ नहीं आया क्वेश्चन का, क्या मतलब है आपका? जी, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि किसी दादा के अगर कोई हार्ट का पेशेंट रहा, डायबिटीज का रहा, फिर बीच की पीढ़ी में नहीं है, उसके बाद में थर्ड जो जनरेशन है उसमें आया, तो इस तरह के भी केसेज हैं कि किसी दादा के ब्लैक फंगस ऐसा है। डायबिटिक्स रन इन फैमिलीज, बट इसका ये मतलब नहीं है कि किसी एक को है तो सभी को होगा। ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस कोई इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, इन द सेंस कि अगर फैमिली में किसी एक को है तो दूसरे को होगा, ऐसा नहीं होता। सारिका जी, ये सवाल इस वजह से, औरंगाबाद से हमारे साथ कोई सज्जन जुड़े हैं, उनका ये सवाल है, औरंगाबाद महाराष्ट्र से आपसे जानना चाह रहे हैं, उनके परिवार में किसी को ब्लैक फंगस हुआ है, तो वो जानना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी हिस्ट्री हो सकती है, उनके दादाजी डायबिटिक थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर डायबिटिक है और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है तो म्यूकोरमाइकोसिस इज वन ऑफ द इन्फेक्शंस दैट कैन हैपन। जरूरी नहीं है कि अगर फैमिली में किसी एक को हुआ है तो बाकी सबको भी होगा। इट इज नॉट इन्फेक्शियस टू अदर पीपल। जो केयर गिवर्स हैं उनको तो इट्स नॉट एज इफ कि जो आसपास आएगा उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। वो कोविड की तरह नहीं है, इन्फेक्शियस नहीं है, वो आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, डायबिटिक्स में इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम होती है, तो ये जो नॉर्मल कमेंसल्स हैं ये इन्वेजिव तरीके से बॉडी के अंदर घुस जाते हैं और ग्रो करने लगते हैं। और क्योंकि नाक और आंख के बीच में लैमिना पेपरेसिया जो है कुछ मिलीमीटर की एक हड्डी होती है, वो उसके थ्रू ग्रो कर जाते हैं, और एंडार्ट्राइटिस जो ब्लड वेसल्स है उसमें बिल्कुल वो क्लॉट कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन ये फैलता है। उसी की वजह से ब्लाइंडनेस होता है, और उसी की वजह से कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, जो ब्रेन के पास एक साइनस है, वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से डेथ होती है अक्सर। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पैनिक की जरूरत नहीं है। प्लीज टेक इट इन द लार्जर पर्सपेक्टिव। वी आर लूजिंग 4000 पेशेंट्स अ डे टू कोविड, एंड एक महीने में 50 लोग म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से डेथ हुई है। तो जबकि म्यूकोरमाइकोसिस पहले अगर ENT डिपार्टमेंट में महीने में 1 होता था, अब महीने में 7 या 8 पेशेंट देखने को मिल रहे हैं। काफी केसेस बढ़ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि हर कोविड पेशेंट को म्यूकोरमाइकोसिस होगा और हर पेशेंट डॉक्टर के पास भागे और पैनिक करे और एम्फोटेरिसिन भी इकट्ठा करे। प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे जनता से, आप थोड़ा एहतियात बरतें। अगर दिक्कत होगी आप डॉक्टर के पास जाएं। अगर इन्फेक्शन होगी वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसका जो MRI, कॉन्ट्रास्ट MRI ही एक 100% डायग्नोस्टिक होता है। वो अगर निकलेगा तो उसका फिर आपको एडमिट किया जाएगा, और फिर 3 से 4 हफ्ते IV एंटीबायोटिक दिए जाएंगे। जरूरत पड़ने पे ऑपरेशन भी किया जाएगा। लेकिन नॉर्मल हर पर्सन को मेरे को ब्लैक फंगस है इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे केसेज जो वेंटिलेटर के जरिए या फिर जो अचानक, लेकिन एक सवाल उठता है डॉक्टर साहब कि अचानक इतने केसेस क्यों आ रहे हैं अभी?
इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लोग सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं। आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के स्टेरॉइड चालू कर दे रहे हैं। मैं सभी पेशेंट, जैसे मैं कोरियर देने गई उस दिन एक पैकेट, तो मेरे को बोलते डॉक्टर हो या कोविड की दवाई लिख दो। मैंने कहा भैया आपको कोविड है? बोले नहीं, हो जाए तो द थिंग इज पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि आप जब डॉक्टर से बात करते हैं वो आपकी पूरी हिस्ट्री, आपके एज, आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपकी मेडिकल हिस्ट्री देख के दवाई देते हैं। एक ही प्रिस्क्रिप्शन सभी को छापा नहीं जाता है, इट इज पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। उसी तरह प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेड्रोल की जो गोली है उसकी शॉर्टेज क्यों हो गई है। हर आदमी सोच रहा है मैं तो 4 पत्ते खरीद के रख लूं, किसी को हो तो फटाफट चालू कर दूं। ये इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ स्टेरॉइड विदाउट मेडिकल सुपरविजन जिनका हो रहा है, उसी की वजह से म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ रहे हैं। निवेदन करेंगे सभी से, डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई ना लें। कोविड की जो मेडिसिन है डॉक्टर के सलाह के मशवरे के अंडर ही लेना है। और अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर है, खासकर अगर आप डायबिटिक हैं या आपकी किडनीज में प्रॉब्लम है, तो आप स्टेरॉइड लेते समय डॉक्टर के ट्रीटमेंट के अंदर रहें ताकि उनको जरूरत पड़े तो आप इंसुलिन दे सकें। जी डॉक्टर साहब, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस बीमारी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन चिकित्सकों का ये कहना है कि इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं। आप कोविड से मत जोड़िए इसको कि कोविड की तरह भी कोई नई बीमारी और आ गई, अब क्या होगा, लोग अंधे हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। यही एक बड़ी वजह है कि हमने चिकित्सकों के साथ आपके परामर्श के लिए, आपको सलाह देने के लिए हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो आपसे खुल करके चर्चा कर रहे हैं। कहाँ आपको सावधानी रखनी, सावधानी तो देखिए हर जगह ही रखनी है, खुल करके चर्चा कर रहे हैं। आई थिंक आप लोग काफी जो इश्यूज हैं क्लियर भी हो रहे होंगे। डॉक्टर वीरेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। सर, जो स्टेज होती है कि थ्रोट के जरिए इन्फेक्शन होता है, उसके बाद में खतरा होता है कि पेशेंट वो अच्छा है, लेकिन ये एक लिमिट के बाद जाके या फिर जैसे गले और नाक के जरिए जाने के बाद भी वहां जाके दवाइयों से ठीक किया जा सकता है आंख की जिस स्टेज पे जाते हैं, और खासकर डायबिटिक केसेस में ही आप बता रहे हैं। ये देखो, 2-3 चीजें समझने की हैं कि पहली चीज तो ये कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने प्रश्न पूछा था कि दादाजी को है, मुझे तो नहीं हो जाएगा। तो जेनेटिक नहीं है, एक से दूसरे को नहीं जाएगा। जैसा आपको पहले ही बता चुके हैं कि म्यूकरमाइकोसिस जो म्यूकर है, जो फंगस है, वो एनवायरमेंट में रहता है, ऐसी जगह रहता है जहाँ ज्यादा सफाई नहीं हो पाती है। और उस जगह से हमारी जो कंट्री है वो ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ पर ये कॉमन चीज है। ट्रॉपिकल कंट्री का मतलब अलग टेम्परेचर क्लाइमेट सिस्टम होता है, वर्ल्ड में अलग जगह अलग अलग क्लाइमेट होती है, हमारी क्लाइमेट में ये ज्यादा पाया जाता है। तो पहली चीज तो ये इन्फेक्शन है जो किसी चीज की गंदगी से आंख में, नाक में, कान में, गले में या कहीं भी पहुंचता है। म्यूकर से बॉडी के और पार्ट्स भी, इवन लंग्स में हो सकता है, और जगह हो सकता है। लेकिन समझने की चीज ये है कि म्यूकर माइकोसिस या म्यूकर इन्फेक्शन जो आ रहा है, अगर वो शुरुआती स्टेज में पकड़ा जाए तो उसको दवाओं से ठीक किया जा सकता है। अगर उसकी ग्रोथ काफी हो चुकी है तो शरीर का काफी हिस्सा गल चुका होता है, तो उस गले हुए हिस्से में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही होती है, तो जो भी दवा हम शरीर में देते हैं वो उस हिस्से तक नहीं पहुंचती है जहां जाकर वो काम कर सके। इसलिए उसकी डीबल्किंग या उसका रिमूवल जरूरी है। जब कभी भी हम उसके ज्यादा हिस्से इन्वॉल्व को निकाल देते हैं तो वहां पर दवा पहुंचना आसान होता है। दवा को हम ज्यादातर समय इंजेक्शन से देते हैं। अगर कोई एरिया डायरेक्टली क्लियर दिख रहा है तो वहां पर डायरेक्टली भी दवा को लगाया जा सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि शुरुआत में करेंगे तो दवा काम करेगी, एक बार बढ़ चुका है तो दवा प्लस सर्जरी दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज अपने को समझना है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि हम पैनिक नहीं हो, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं एमआरआई इसके लिए एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन टूल है, लेकिन एक एमआरआई मशीन पर अगर एक पेशेंट को ले लेंगे पहले तो 10 से 30 मिनट वो उस पेशेंट की जांच में लग जाएगा। और हर कोई एमआरआई कराना चाहेगा क्योंकि उसके मन में डर है, तो एमआरआई होना मुश्किल हो जाएगी। और इसकी वजह से ही शॉर्टेज या स्कैरसिटी ऑफ चीजें अवेलेबल होती हैं। तो हमें रिक्वायर्ड रिसोर्सेज के और अवेलेबल रिसोर्सेज दोनों का बैलेंस बनवाना जरूरी है। और वो बैलेंस तभी बनेगा
जब चिकित्सक को जल्दी दिखाकर चिकित्सक सलाह से पूरा ट्रीटमेंट हो, चाहे कोविड की शुरुआत में हो, कोविड की सीवियरिटी में हो या उसके फॉलोअप में हो। ये बहुत जरूरी चीज है कि फॉलोअप समय में भी जो डॉक्टर कहें वो काम कराया जाए। अग्रवाल साहब वापस लौटूंगा आपके पास में, डॉक्टर तरुण ओझा जी के पास में जाना चाहूंगा मैं। सर, इससे बचने की अगर कोई बात हो, जैसे कुछ पेशेंट्स वो चाहे कि हाँ हो ही ना, ये जैसे कोविड के लिए कहते हैं कि आप हाथ धोते रहिए, मास्क लगा करके रखें तो कोविड नहीं होगा, आप सावधानी बरतें, इसमें कुछ पता है क्या? प्रीलिमिनरी स्टेज पे ही कुछ पता लगे कि हम उस ओर बढ़ रहे हैं तो हमें इसे रोका जा सकता है? जी डॉक्टर साहब, जी आवाज आ रही है सर आप तक? आपके यहाँ म्यूट क्या? म्यूट है, सिस्टम म्यूट है। जी जी डॉक्टर साहब, सवाल मेरा ये है कि जैसे कोविड को लेकर के लगातार चिकित्सकों की सलाह है, साइंटिस्ट कहते हैं, आईसीएमआर ने कहा है कि आप मास्क वियर करें, हाथ धोते रहें, अनावश्यक रूप से क्राउड्स में ना जाएं, कुछ चीजें हैं, तो ऐसे क्या इससे भी बचने के लिए, बिल्कुल पैनिक होने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी बीमारी छोटी हो चाहे बड़ी हो, हम उससे बच कैसे सकते हैं? नहीं, छोटी बीमारी तो नहीं है, म्यूकरमाइकोसिस तो बड़ी बीमारी है जी। और इसके प्रारंभिक लक्षण और अंतिम लक्षण तो हम सब सुन चुके हैं। मेरा तो ये मानना है, जो हम केसेस यहाँ पे देख रहे हैं, हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस हो रहा है, बहुत टाइट कंट्रोल शुगर पे होना चाहिए। जी। अभी तो जो हमें लग रहा है वो तो यही लग रहा है कि रेगुलर मॉनिटरिंग हो कोविड पेशेंट्स की, चाहे उसने इवन स्टेरॉइड लिए हैं कि नहीं लिए, पर टाइट कंट्रोल ऑफ शुगर, अब वो फिजिशियन का काम है, वो करेंगे। ये कर लेंगे तो भी मुझे लगता है कि काफी रिडक्शन आ जाएगा। राइट। ये सर, ये टाइम जो ऐसा है कि साल भर से हम देख रहे हैं लोग लॉकडाउन भुगतते चल रहे हैं, घरों में बैठे रहते हैं, तो उस वक्त खान पान भी कुछ ज्यादा था, कोई हलवा चेप रहा है, कोई क्या खा रहा है, कोई तो कुछ ऐसा भी है कि डायबिटीज के केसेस इस वजह से कुछ आ रहे हो सामने? जी, मैं चलिए डॉक्टर साहब के पास में वापस जाना चाहूंगा, वो इस वक्त ओटी में भी हैं, केस के साथ में भी जुड़े हुए हैं, उनसे विशेष आग्रह किया था हमने कि आप जुड़े, क्योंकि लगातार वो सर्जरी कर रहे हैं, काफी एक्सपीरियंस है, केसेज आ रहे हैं। जैसे वो अभी जिस हॉस्पिटल में है, मेडिकल कॉलेज में, वहां पे 9 केसेज अभी हैं और सुबह से लगातार तीसरा ऑपरेशन उनका चल रहा है, तो इस वजह से उनसे हमने आग्रह किया था। मैं वापस, जी डॉक्टर साहब वापस लौट रहा हूँ आपके पास में, विजय गुप्ता जी के पास जाना चाहूंगा एक बार में। जी, आपके पास में जो केसेज आते हैं सर, उस स्टेज पे आते हैं कि जो ये कहें कि बिल्कुल अब तो जो भी उसका रिजल्ट होना है वहां तक, जैसे वीरेंद्र अग्रवाल साहब कह रहे थे कि एंटी का है बेसिकली ये, लेकिन जो परिणाम होता है वो आंख पे जाकर के आता है उसका। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास भी अभी मैंने थोड़े दिन पहले ये केस देखा जिसकी उसकी आंख के पलकों में सूजन थी और हल्का सा आंख में उभार था। उसको मैंने जब देखा, तो सब आपके यहाँ से ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है, भी ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा आपका, क्लियर नहीं आ रहा। आंख की पलकों में सूजन थी और हल्की सी आंख में उभार था और मैंने उसको सस्पेक्ट किया कि ये म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है, क्योंकि वो कोविड का पेशेंट था और आईसीयू के अंदर था। और जब उसको उसका ईएनटी एग्जामिनेशन किया गया तो वो उसमें अंदर क्रस्ट निकला और म्यूकरमाइकोसिस का डायग्नोसिस हुआ। उसकी एमआरआई कराई और एमआरआई से वो कंफर्म हुआ। तो इस तरीके से अगर अपन शुरुआत में इसको पकड़ लें तो बहुत फायदा हो सकता है। जरा सा भी सस्पिशन हो तो ईएनटी स्पेशलिस्ट को बुला के उसको दिखाया जाए और शुरुआती स्टेज में इसको पकड़ा जाए। पेशेंट को भी थोड़ा अवेयर कराया जाए, पेशेंट के अटेंडेंट को अवेयर करा जाए, और क्योंकि इस समय जूनियर डॉक्टर्स भी काफी लगे हुए हैं इसके अंदर, तो उनमें भी अवेयरनेस दी जाए कि ये इसके शुरुआती लक्षण हैं और इन लक्षणों को अगर किसी मरीज में लगता है तो तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट को बुलाकर इसको दिखाया जाए और इसका इलाज चलने से। जी डॉक्टर सारिका, आपके पास आना चाहूंगा। आपने कहा कि बिल्कुल पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है। आज भी कोविड की वजह से, क्योंकि जो रिजल्ट्स देख रहे हैं हम, कैजुअलिटीज कितनी हो रही है, लोग मर रहे हैं, इस वजह से हर आदमी पैनिक भी हो रहा है। पैनिक में ये सही है, लेकिन कुछ सरकारें आपात बैठकें कर रही हैं कि ब्लैक फंगस को लेकर के बैठ के चल रही है। हमारे पास जो खबरें आ रही हैं
लगातार उसमें यही आती हैं। यही एक बड़ी वजह है। हम चाहते भी हैं कि लोग इसकी डेप्थ को समझें कि ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है सरकारें केस 10, 15, 20 केसेस आ रहे हों, वो चाहते हैं कि आगे ये चीजें ना बढ़ें। अपने स्तर पे अपन इस प्रोटोकॉल को फॉलो करें, तैयारी रखें। बात बहुत अच्छी लगी आपकी, आपने कहा भी कि इसमें बहुत ज्यादा ऐसे पैनिक होने की आवश्यकता नहीं, इसको कोविड से मत जोड़िए। तो यहाँ जी, इसमें बहुत सिंपल सी बात है, इसमें एक हाई डिग्री ऑफ सस्पेशन की जरूरत है। कोई अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, चाहे वो डायबिटिक हो, किडनी का भी पेशेंट हो, कैंसर पेशेंट हो, जिसकी इम्यूनिटी नॉर्मल से कम है, अगर उनमें ऐसे लक्षण होते हैं जैसे सर में एक तरफ में हेडेक, भारीपन होना, सर में सिवियर दर्द होना, आंख के पीछे भारीपन होना, आंख में दो दो दिखाई देना, ये साइंस हैं, और नाक से एक ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आना, ये 5 साइंस हैं। अगर किसी पेशेंट को ये चालू होते हैं, दैट इज व्हेन वी नीड टू हैव अ हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन। आप ईएनटी के पास जाएंगे, वो देखेंगे, अगर उनको कुछ ब्लैकिश दिख रहा है तो फिर उसी समय एंडोस्कोपी करके बायोप्सी लिया जाएगा। अगर बायोप्सी में म्यूकोरमाइकोसिस आता है तो एडमिट करके इसका इलाज होता है। सर आप सोचे कि घर पे बैठ के हो जाए, वो नहीं होता। इसको एडमिट किया जाता है पेशेंट को उनके शुगर कंट्रोल के लिए, आईवी एंटी फंगल ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है, और जल्द से जल्द अगर ज्यादा अंदर इन्वेजन है तो फिर उसको डिब्राइडमेंट करते हैं एंडोस्कोपिक सर्जरी से। मैं आपको फिर बता रही हूँ, लेकिन पेशेंट्स को ये नहीं सोचना चाहिएगा कि 10 लाख रुपए खर्च होगा तो पेशेंट बच जाएगा। बेस्ट ट्रीटमेंट के बावजूद 50% पेशेंट्स की डेथ हो सकती है, डिस्पाइट बेस्ट ट्रीटमेंट। तो बाद में जाके डॉक्टर को पीटना या हॉस्पिटल तोड़ने का काम ना चालू करें। ये बीमारी बहुत डेंजरस है, ना हो कि प्रे करें, और मेन चीज ये है अपने शुगर का कंट्रोल करेंगे और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के स्टेरॉइड चालू नहीं करेंगे। अगर ये मैसेज आपके श्रोता आज सुन ले, समझ ले, तो फिर बाकी तो भगवान के हाथ छोड़ना ही पड़े। जी बिल्कुल, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। डॉक्टर वीरेंद्र अग्रवाल साहब के पास में जाना चाहूंगा मैं एक बार। सर कुछ जैसे लक्षण आपने उस वक्त भी बताए थे, डॉक्टर सारिका भी बता रही हैं कि अगर आपको डबल दिखना शुरू हो या कुछ इस तरह की स्थितियां बने, लगातार नाक के पास में दबाने भी, जो साइनस के जो सिम्टम होते हैं कि दबाने से पेन होता है, उसका स्तर और बढ़ता जा रहा हो, सूखापन आ रहा है नाक में, तो वहां पे आंख के लिए भी कुछ इस तरह की स्थितियां होती हैं कि आदमी मान लीजिए ईएनटी में वो डायग्नोस नहीं कर पा रहा है, यानी कि डॉक्टर नहीं, खुद पेशेंट कई बार अपना लगाता है कि सब आंख में भारीपन आ रहा है, उस स्टेज पे आपके पास में आते हैं, तब क्या करें उसमें? देखो, आंख में भारीपन जब भी आएगा जब आंख में फंगस पहुंचा है, और आंख में मैंने बताया प्राइमरीली अंदर फंगस नहीं जाता है, ये एक बहुत रेयर इवेंट है कि सीधा आंख में जाएगा। उसका एक मेन कारण मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आंख में क्यों नहीं आता है और बाकी जगह क्या करना चाहिए। यूजुअली जैसे अपन ने हैंड वॉश किया, हैंड हाइजीन है, ऐसे ही हमें ओरल हाइजीन, नेजल हाइजीन और आई हाइजीन, इन सब पर ध्यान देना पड़ेगा। यूजुअली व्यक्ति स्वस्थ होने के बाद आंखों को बार बार धोकर साफ कर लेता है और साफ पानी से धोता है, बट सेम चीज उसकी ओरल कैविटी के लिए या मुंह के लिए नहीं हो रही है और नाक के लिए बिल्कुल नहीं होती है। तो जो व्यक्ति जिनका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज है, चाहे डायबिटीज से या किसी भी और बीमारी से वो ग्रस्त हैं, खास करके कैंसर से, किडनी की प्रॉब्लम से, हार्ट की प्रॉब्लम से, या जिनको किसी कारण से इम्यूनोसप्रेसिव दवाएं चल रही हैं, जो दवाएं कई लोगों को पेट में खराबी से चलती है, घुटनों में खराबी से चलती है, या अन्य कई बीमारी की वजह से जिनको दवाएं चलती हैं जिनसे इम्यूनिटी और कमजोर हो जाती है। तो डायबिटीज से इम्यूनिटी कमजोर है, डायबिटीज कंट्रोल नहीं होने से इम्यूनिटी कमजोर है, कोरोना होने से, बीमारी होने से फिर इम्यूनिटी कमजोर हो गई है। तो जब कभी भी आदमी की रोग से लड़ने की क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, तब इस तरह के कमेंसल्स या अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, जिसमें म्यूकर एक नाम है, वो वहां पर होने लगते हैं। तो हाइजीन पर ध्यान देने की बहुत बड़ा रोल है, खास करके जो व्यक्ति कोरोना में लंबे टाइम बीमार रहे हैं या ज्यादा बीमार रहे हैं, या जिनको ज्यादा दवाइयां चली हैं क्योंकि उनकी सीवियरिटी ज्यादा थी, या उनको दूसरी मॉर्बिडिटी या दूसरी बीमारियां और थी जिनकी वजह से दवाओं का उपयोग ज्यादा करना पड़ रहा है, तो उन लोगों में इस तरह के अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने की रिस्क ज्यादा है। तो पहला काम तो ये करें कि जो भी पेशेंट कोरोना से डिस्चार्ज हो रहे हैं, वो डिस्चार्ज होने के बाद सिम्टम नहीं होने पर भी सस्पिशन का डाउट रखते हुए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मैडम ने, कि जब भी सस्पिशन हो तो इमीडिएटली ईएनटी चेकअप कराएं। ईएनटी चेकअप से काम करने के बाद अगर उनको प्राइमरीली ऐसा डाउट होता है कि उनको और इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तो वो डॉक्टर बताएंगे, तब हमें इन्वेस्टिगेशन और करानी चाहिए। अगर सीधा आंख में सूजन आ गई है तो बीमारी थोड़ी बढ़ चुकी है, उसका दवा से काम या घर बैठने से काम। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, जब ये बीमारी ब्रेन में पहुंच जाती है
तो मोर्टेलिटी बहुत हाई है। अगर हमने उसको नाक में या गले में रोक लिया तो मोर्टेलिटी को हम अवॉइड कर सकते हैं, बचा सकते हैं आदमी को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हाइजीन पर ध्यान देना है, सस्पिशन पे ध्यान रखना है, डाउट होते ही ट्रीटमेंट लेना है। लेकिन पैनिक होकर दवा घर में इकट्ठी करके या जबरदस्ती घर में दवा चालू करके काम ना करें। यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि स्टेरॉइड लाइफ सेविंग है कोरोना में, लेकिन ओवर यूज, मिस यूज या घर पे अपनी इच्छा से ट्रीटमेंट लेना उसको नुकसान दे रहा है। कुछ टीवी चैनल्स पे, आपके पे नहीं, मैंने सुना है कि वो कुछ डॉक्टर से ओपिनियन ले रहे हैं कि साहब घर पर ही स्टेरॉइड सब लोग चालू करते हैं तो अस्पताल में लोड नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है। स्टेरॉइड 100% फिजिशियन की केयर के अंडर और उसकी नीड डिसाइड होने पर ही लेना जरूरी है, जबरदस्ती ना लें। कुछ अखबारों में या टीवी चैनल्स पे इस तरह की न्यूज भी आई कि काफी महंगा रेमडेसिविर इंजेक्शन आता है और वही काम बहुत सस्ता स्टेरॉइड से हो रहा है। तो इस चक्कर में सभी लोगों ने समझा कि हमें रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है तो हम स्टेरॉइड ले लें, और यही मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से ये सडन आउटबस्ट हुआ है। और जो अभी इन्फेक्टिविटी रेट हाई है उसमें बीमारी भी ज्यादा हो रही है और सभी तरह के लोग बीमार हो रहे हैं। पहले क्या हो रहा था कि विलेजर्स में बहुत कम थी बीमारी। अभी ऐसा कोई डिफरेंशिएट नहीं करना चाहते हूँ, पर हम समझते हैं कि हाइजीन लेवल की अंडरस्टैंडिंग हर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की अलग अलग है, उनकी जो लिविंग कंडीशंस हैं वो अलग अलग हैं। तो इन कंडीशंस को देखते हुए हम अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन को रोक पाएं, इसके लिए समझाएं कि घर में साफ सफाई रखें, नाक की सफाई रखें, गले की सफाई रखें, हाथों की सफाई रखें, आंखों की सफाई रखें। हाइजीन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इन प्रिवेंटिंग सच काइंड ऑफ इन्फेक्शन जो एनवायरमेंट से डायरेक्टली आ रहा है। और ये जेनेटिक नहीं है, एकेडेमिक नहीं, इसकी केयर करने वाले को ये नहीं होगा, उसको स्वस्थ रहना है। और जो कोरोना से रिकवर हो रहे हैं उनको भी अपनी डाइट को अंडर गाइडेंस फ्रॉम द फिजिशियन कैसे इम्प्रूव करना है ये भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो पेशेंट लगातार एक ही मास्क पहनते रहते हैं और खास करके जो गीला हो जाता है, गीला होने के बाद भी उसको पहनते रहते हैं, उसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाती है। तो ये चीज भी ध्यान रखें कि प्रोटेक्शन के लिए काम में लेने वाला मास्क कहीं फंगस इन्फेक्शन का सोर्स नहीं हो। तो मास्क का ड्राई रहना बहुत मस्ट है। अगर वो किसी कारण से गीला हो चुका है तो उसको बदलना जरूरी है, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। किसी भी तरह का कपड़ा, मास्क को छींक भी आ रही है उसी के अंदर, कहीं चल भी गए तो गीला भी हो गया, जैसे बहुत बात करते हैं सर्जिकल मास्क खासकर, उसमें जैसे हमारे यहाँ से जब बोलते हैं तो थूके छींटे निकल जाते हैं, वो लोग उसको यूज करते रहते हैं, उन्हें यूज नहीं करना चाहिए। ऐसे कोई भी तरह का कपड़ा कहीं भी घर में पड़ा हुआ है उसको मुंह पे लपेट लिया, वो उस जगह पे रखे हुए कपड़े में वहां से फंगस आ सकता है। हम उसको ये ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि हमने मास्क आया, मास्क को उतार के कहाँ रखा। तो ये जो चीजें है ना उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इन्फेक्शन है जिसको हम वहां तक ले जा रहे हैं, हमें रोकना है। और इसके लिए हमें अंडरस्टैंडिंग करना जरूरी है कि सफाई और सफाई और सफाई, चाहे हाथ की हो, नाक की हो, गले की हो, आंख की हो, ये अपने को बचाव कर सकती है। राइट सर। चलिए विजय गुप्ता जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल जी, मैं आपकी आवाज चल गई, आवाज तेज आ रही है। चलिए आपसे जानना चाहूंगा कि दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि ब्लैक फंगस, ये तो अभी डॉक्टर सारिका वर्मा आप सभी लोगों ने बताया भी कि इसमें से पैनिक होने की आवश्यकता नहीं, केसेस पहले भी आते थे, बड़ी बीमारी है, इससे भी कोई डाउट नहीं है, जैसे डॉक्टर तरुण ओझा जी ने कहा, लेकिन सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है ताकि इससे बचा जा सके। तो किस तरह से बचना होगा? डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए मैं माफी चाहूंगा, डॉक्टर विजय गुप्ता जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, टेक्निकल कारण है। हम सब लोग इस वक्त वर्चुअल हैं, एक दूसरे से काफी दूर से जुड़े हुए हैं और ये समय एक ऐसा ही है कि, लेकिन हमारी कोशिश होती है, एक प्रयास होता है कि आम जन तक उस टॉपिक को जरूर पहुंचाने की कोशिश करें जो जानना चाहते हैं कि वास्तव में ब्लैक फंगस में है क्या, क्या पैनिक होने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से खुलकर के आप लोगों ने जो अपने साइंटिफिक रीजन दिए हैं उससे दर्शकों को काफी कुछ चीजें क्लियर भी हुई हैं। और डॉक्टर साहब आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।